इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में फिजिकल साइंस क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 को देख रहे हैं। अभी तक अगर आप इसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहता है। जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड फिजिकल साइंस क्लास 9 का मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डाइन तथा न्यूटन के बीच संबंध स्थापित करें। तो देखिए, डाइन आप जब बल को पढ़ते हैं, जब बल के बारे में आप पढ़ते हैं तो याद होगा डाइन क्या है, बल की इकाई है। न्यूटन भी बल की इकाई है। ये दोनों बल की परम इकाई हैं। डाइन है सीजीएस में बल की इकाई, और न्यूटन है एसआई पद्धति में। तो डाइन है क्या? एक डाइन का बल वह बल होता है जो 1 ग्राम मात्रा वाली वस्तु पर लगाई जाए तो उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। किंतु वही न्यूटन जो है, 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 ग्राम मात्रा वाली वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो इसमें 1 ग्राम, डाइन में 1 ग्राम, तो त्वरण कितना होगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसमें? डाइन में। ठीक है, डाइन में। और न्यूटन में क्या है? 1 किलोग्राम मात्रा वाली वस्तु है, तो उसमें अगर बल लगाया गया और उस बल के कारण इसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए तो उस बल को न्यूटन बल कहते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है? बल की एब्सोल्यूट यूनिट है। ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट मतलब परम इकाई है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा चीज सब है, ये बोनस है आपके लिए, ये बता दे रहा हूं। तो ये सब क्या है? एब्सोल्यूट इकाई है। यह हो गया सीजीएस इकाई बल का, और ये हो गया एमकेएस या एसआई पद्धति की इकाई, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करके रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 न्यूटन मतलब हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 kg मीन्स 1 किलोग्राम मतलब 100 ग्राम, लिख लिए। 1000 ग्राम लिख लिए। फिर 1 मीटर मतलब कितना लिख लिए? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर के लिए, और पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखिए 1000, फिर गुना 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों गुना होके कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 10 के ऊपर में कितना पावर? 5 हो गया, है ना। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया? 10⁵ डाइन। यह हो गया न्यूटन और डाइन में संबंध। याद करके रखिएगा। कैसे निकला, इस रिलेशन को आपको याद करके रखना है, तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक कमजोर परमाणु के कक्ष K में 2, कक्ष L में 4 और कक्ष M में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो तत्व का परमाणु संख्या निकालें। कितना होगा परमाणु संख्या, ये निकालना है। ठीक है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। देखिए प्रिंटिंग एरर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक कमजोर परमाणु के कक्ष K में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्ष L में 4 दिया हुआ है। तो 4 तो होगा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि पहला ऑर्बिट में 2 होगा, फिर दूसरा ऑर्बिट L में 8 होगा, उसके बाद ही में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे 4 नहीं होगा, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। कक्ष M में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद तत्व का परमाणु संख्या निकालो, एटॉमिक नंबर आपको ज्ञात करना है। फिर तत्व के परमाणु में, परमाणु के M कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन
जो है उसको अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो जो आयन उत्पन्न होता है उसका संकेत भी दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। एल में कितनी है? 8 है। एम में 2 है। ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 8 2 मिला के 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा, के एल उसके बाद में एम, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2, ऐसे करके लिखिए और लास्ट में लिख दीजिए कुल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 + 8 + 2 बराबर 12, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो भी होगा। चलिए हम लोग ऐसे लिख लिए हैं तो ऐसे ही हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 12। अब प्रोटॉन अगर 12 हो गया तो परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 12 होगा, यही चीज समझ लेना है। इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन वेरी, किंतु प्रोटॉन की संख्या हमेशा फिक्स रहेगी। इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कम हो जाएगा, आ गया कुछ इलेक्ट्रॉन जुड़ गए तो ज़्यादा हो सकता है, ये 10 हो सकता है, 14 हो सकता है, इस तरह का। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा है, जैसे छोड़ रहा है, तो ये सब क्या होंगे? धन। जब दे रहा है मतलब धन आवेशित हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता तो ऋण आवेशित हो जाता, 14 होने से ऋण आवेशित, छोड़ देने से 10 हो जाता, तो ये ऋण आवेशित हो जाता। तो हमारे पास पहला पार्ट क्वेश्चन का क्या हो गया? 12 इसका परमाणु संख्या हो गया। अब देखिए तत्व का 2 इलेक्ट्रॉन अगर तत्व का परमाणु त्याग देगा या फिर निकाल देगा तो उसका जो आयन बना उसका संकेत क्या होगा? तो मान लेते हैं जो तत्व है वो X है, ठीक है, X मान लेते हैं। तो परमाणु के कक्ष M से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके बाद में आप देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी? 12 का 12, इसमें तो कोई बदलाव होता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 निकल गया इलेक्ट्रॉन तो 10 बच गया ना, 12 में से 2 निकला तो 10 बच गया, यह समझ लीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण से उत्पन्न आयन का संकेत कितना होगा? X मैंने मान लिया था तत्व, इसलिए X और 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है, दे दिया है, इसलिए 2 पॉजिटिव हो गया। 3 नंबर, उसमें नापना बेलन मेजरिंग सिलेंडर पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग प्रॉब्लम है या फिर हिंदी वर्जन में लिखने के कारण से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, क्वेश्चन को सही तरह से लिखा नहीं गया है। क्वेश्चन का जो मतलब है वो समझ लीजिए कि नापना बेलन मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से आप एक बूंद जल का आयतन कैसे निर्धारित कर सकते हैं, यह क्वेश्चन है। ठीक है, आप जानते हैं नापना बेलन होता क्या है? मेजरिंग सिलेंडर, नापना बेलन एक तरह का आयतन मापने का क्या है? डिवाइस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग द्रव्यों का आयतन को मापते हैं। कांच का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है, आप डायग्राम या फिर चित्र आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ml में या cc में घन सेंटीमीटर में लिखा हुआ रहता है उसका निशान, उसको देख के हम लोग किसी भी आयतन को, द्रव्य के आयतन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे करके एक बूंद जल का आयतन को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए एक बूंद जल का आयतन को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? नापना बेलन चाहिए, है ना। कैसा नापना बेलन? शुष्क चाहिए, शुष्क नापना बेलन चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर ड्राई होना चाहिए, उसमें पहले से भीगा हुआ रहेगा तो उसका आयतन तो बढ़ जाएगा ना, इसलिए शुष्क चाहिए, शुष्क नापना बेलन चाहिए। और एक ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर क्यों चाहिए इसको आप सुनेंगे अभी थोड़ी देर बाद ही मैं बताता हूँ। मैं नापना बेलन लेने का मकसद क्या है आप देखिए, अब पता चल रहा है आपको। सर्वप्रथम ड्रॉपर की मदद से किसी पात्र में आप ले लिए जल, और ड्रॉपर की मदद से क्या कर रहे हैं? नापना बेलन में आप बूंद, जल के बूंद 100, 150, 200 बूंद डालते जा रहे हैं। नापना बेलन में गिराया गया, गिराने के बाद में क्या हुआ? उस जितना तक नापना बेलन में पानी का लेवल बढ़ गया, सतह बढ़ गया, वहाँ तक का आयतन को आप
याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। देखिए डायग्राम अगर मान लेता हूँ मैं, इस तरह का दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, तो देखिए ये नापना बेलन है और ड्रॉपर से आप इसमें पानी डाल रहे हैं। डालने के बाद में पानी अगर इस लेवल तक पहुंच गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आयतन को अगर मैं बोला कितना है, वी सी सी, वी घन सेंटीमीटर आयतन को बोल दिए। और कितने ड्रॉप मैंने डाला, 100-150 डाला था, तो उसको अगर मैं और ज़्यादा भी डाला, मुझे याद भी नहीं है, मान लेते हैं, या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए बोल लिए कि चलो भाई n ड्रॉप डाले हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस आयतन को n से भाग दे देंगे तो एक बूंद जल का आयतन कितना होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, मेजरिंग सिलेंडर है, शुष्क है, उसमें ड्रॉपर की मदद से कुछ बूंद डालते गए हैं। कितना बूंद डाले हैं, मान लीजिए 100 डाले हैं तो उतना आयतन को मेज़र कर लीजिए। यहाँ पे अगर 15 पे है, 15 पर है, 100 डाले हैं तो 15/100 एक बूंद का आयतन निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं क्या, हम लोग यहाँ पे मान ले रहे हैं कि नहीं, मेरा जो नापना बेलन है उसमें पानी डालने के बाद में आयतन कितना हो गया, VCC बन गया, और डाला गया बूंदों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। तो एक बूंद जल का आयतन कितना होगा, ये देखिए V/N/cc घन सेंटीमीटर, इतना घन सेंटीमीटर हो गया एक बूंद जल का, ठीक है। बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की त्रुटियां लिखें। देखिए आपको याद होगा 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, जिसको न्यूक्लियर थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड का यह परमाणु मॉडल केंद्रिकीय सिद्धांत है, जिसमें हम लोग जाने थे कि परमाणु केंद्रक को केंद्र बनाकर केंद्रक के बाहर स्थित सभी इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न दूरियां पर वृत्ताकार पथ पर तीव्र वेग से रोटेशन करते रहते हैं, ठीक है। और इसमें यह भी था, बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जब वो अपना एनर्जी लूज करेगा, त्यागेगा, विकिरण करेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनका जो ऊर्जा है कम होता जाएगा, और ऊर्जा क्षय होने के कारण से इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स छोटे होती जाएंगी, और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के समीप आ जाएंगे और केंद्रक पर गिर जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। किंतु ऐसा तो होता नहीं है। तो परमाणु मॉडल जो है रदरफोर्ड का, उसमें पाया गया कि यह त्रुटि है, ड्रॉबैक है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं क्या, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु के स्थायित्व, स्टेबिलिटी की व्याख्या करना संभव नहीं है। तो यह पहला त्रुटि हो गया रदरफोर्ड मॉडल का। दूसरा देखिए, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के रेखीय वर्णपट की व्याख्या नहीं कर सकता है। आप जो वर्णपट होता है परमाणु, जैसे हाइड्रोजन परमाणु से प्राप्त लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, उसी तरह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है रेखीय वर्णपट के कारण की व्याख्या नहीं कर सकता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार ऊर्जा का अगर विकिरण करेगा, तो ऊर्जा क्षय के कारण जो वर्णपट प्राप्त होगा वह रेखीय नहीं हो सकता है, बल्कि वक्र वर्णपट होगा। तो इस कारण से रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वह रेखीय वर्णपट को व्याख्या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यह दूसरा हो गया परमाणु मॉडल की त्रुटियां। तीसरा है, जो रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई है। जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल है उसमें यह नहीं बताया गया, स्पष्ट नहीं किया गया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या किस कक्ष में कितनी होगी। तो ये 3 ड्रॉबैक्स हो गए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के। एक खिलौना गाड़ी 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही थी। 1 मीटर चलने के बाद गाड़ी का वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई। तो गाड़ी का त्वरण निर्धारित कीजिए, आपको त्वरण निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इनिशियल वेग, इनिशियल स्पीड जो होता है, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर लिख लिए, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, अंतिम वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख लिए। इस जो दूरी है उसको लिख लिए 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर।
तो ए मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण कितना है निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस 2 AS होता है। और v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है आप जानते हैं, है ना। अंतिम वेग u, प्रारंभिक वेग a, त्वरण s क्या है, दूरी हो गया। तो हम लोग v बराबर जो लिख लिए हैं, अब इसमें क्या करेंगे, s को a को निकालना है, इसलिए हम लोग इस पूरे टर्म को इस साइड में लिख लिए 2as और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as हो गया। ठीक, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए v की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 50 और u की वैल्यू कितनी है 20 लिख दिए। और यहाँ का जो सेंटीमीटर पर सेकंड है वह यहीं पे रहा, और यहाँ पे जो दूरी का है सेंटीमीटर उसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आया, होल स्क्वायर होने के कारण से सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर आया, तो नीचे का सेंटीमीटर कट जाने से क्या मिल गया आपको, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 50 होल स्क्वायर मतलब 2500, और यहाँ पे 20 होल स्क्वायर मतलब 400, फिर यहाँ पे गया 2 × 100। अब देखिए 2500 में से 400 घटा कितना हो गया 2100, और नीचे में ये, तो इसका दोनों जीरो कट गया तो 21/2 आ गया, मतलब 10.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। मतलब गाड़ी का त्वरण कितना हो गया, a इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल क्लास 9 का मैथ 2 मॉडल एक्टिविटी टास्क 2 का न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं आसानी से। अगर आप इसके स्टडी पॉइंट्स लिक्विड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलता रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कितना आसान होगा। वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2s है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ दिए। देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो आप जानते हैं क्या होता है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है ना। तो ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे 50 प्लस 20 हुआ, और यहाँ पे 50 माइनस 20 हुआ, यहाँ पे 2 गुना 100 हुआ, और यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ का और यहाँ का कितना हो गया 70, और यहाँ पे कितना हुआ 30, और नीचे में 2 गुना 100। देखिए दोनों का 0 को काट दिए, यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप क्या लिखते जा रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो 21/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड किए कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या जैसे बताया गया वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।